महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है शरीर त्याग, का मतलब है डेथ, का मतलब है कि मर गया। एंड ही फाउंड महापरिनिर्वाण, एंड ही फाउंड महापरिनिर्वाण एट श्रवण बेल गोला। कहां है? कर्नाटका। कर्नाटका। ऑन चंद्रगिरी, ये पहाड़ है, ये पर्वत है। ऑन चंद्रगिरी हिल, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्या नाम लिखूं? भद्रबाहु। भद्रबाहु। ये भद्रबाहु में जो लिखा वो दिख रहा है क्या? चलिए, नहीं संभव तो दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ जाए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ भद्रबाहु। और भद्रबाहु के ब्रैकेट में लिखिएगा रिलीजियस टीचर, रिलीजियस टीचर। सो स्टार्टिंग का लाइन बोलिए। फिर से बोलता हूं, एक बार फिर से मिला लो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो लिखें। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है डेथ, भी आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन डेथ एक करेक्ट वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन आप समझने के लिए समझ जाए कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर को त्यागना, मतलब होता है मर जाना। तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड महापरिनिर्वाण एट श्रवणबेलगोला, कर्नाटका। कर्नाटका में गया, जिस कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में गया वो श्रवणबेलगोला था। वहां पर जिस पहाड़ पे उसको चढ़ाया गया वो पहाड़ चंद्रगिरी हिल था। जिस व्यक्ति ने उसको ये करने के लिए उकसाया उसका नाम था भद्रबाहु। कौन था ये भद्रबाहु? तो उसका रिलीजियस टीचर। काम खत्म चंद्रगुप्त मौर्य का। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस। हटाऊं क्या इसको? हटा दो सर। अभी इससे पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 323 में हम खड़े हैं। 323 से आगे जब हम बढ़े तो 305 तक हम पहुंच गए। शल्यकुश निकुटर के साथ उसका युद्ध भी हमने करवा दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा पीछे वहां पे जाना पड़ेगा जिसकी बात मैं लास्ट क्लास से आपको कहता आ रहा हूं। वो फैक्ट है 326 बीसी की, द वॉर ऑफ हाइडेस्पस स्लैश झेलम स्लैश विस्तता। तीनों एक ही नाम है, वे झेलम का युद्ध या विस्तता का युद्ध या द वॉर ऑफ हाइडेस्पस। किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस। सिकंदर अलेक्जेंडर एंड पोरस। सिकंदर स्लैश अलेक्जेंडर एंड राजा पोरस। तो ये थोड़ी सी अलग बातें लिखे, मौर्य डायनेस्टी मत लिख लीजिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 323 से शुरू हुआ 326। कोई और भी बुक देखेगा, नोटबुक देखेगा, तो मेरे को ही सुनना पड़ेगा कि कौन सा ये इतिहासकार है जिसने एक नया इतिहास का रचना आपके पन्नों पे कर दिया है। तो ये थोड़ा सा अलग बातें लिखिएगा। 326 ईसा पूर्व की घटना मैंने, क्योंकि भूल ना जाऊं इस कारण से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इस घटना को भारतीय इतिहास द वॉर ऑफ हाइडेस्पस के नाम से जानता है, या फिर झेलम का युद्ध, या फिर विस्तृता का युद्ध।
ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इन बिटवीन अलेक्जेंडर और सिकंदर एंड पोरस। दो मिनट का विराम, 2 मिनट विराम करें, मैं आपके साथ बनता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, आज किनकी पहली क्लास है? नाम बताओ। साइली। विवेक। मंदार। ओके, 3 लोग नए हैं। इसमें यूपीएससी वाले कौन है? सर मैं प्रियंका। ओके, यूपीएससी में मैडम मेरे को इतना बताओ कि आपका अगर सिलेक्शन हुआ, और हाँ यूपीएससी में मुझे इतना बताओ कि सिलेक्शन आपका अगर हुआ, बिलो 90 आपके अगर रैंक आए हैं तो क्या मिलेगा आपको? 90 आए तो आईएएस मिलेगा, और 90 से आगे आए तो इंडियन फॉरेन सर्विस मिलेगा, और 200 के आगे आए तो आईपीएस मिलेगा। इंडियन फॉरेन सर्विस में क्या मिलता है? इंडियन फॉरेन सर्विस में हम्म सर उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब मेरा ड्रीम है कि आईपीएस में पोस्ट हो जाए मेरी। डायरेक्ट एसपी बन जाए। एएसपी पहला, एसपी दूसरा, एसएसपी तीसरा, डीआईजी चौथा, आईजी पांचवा। क्या बात है, वेरी गुड। ड्रीम तो संभवतः मैंने भी यही देखा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतिहास के पन्ने कूट देने से कोई भी मतलब नहीं है। कहां थे हम? अरे कहां थे? झेलम। झेलम सर 326 झेलम में थे हम तो, मुंबई। अच्छा, झेलम कहां पे है? ये इंडिया और झेलम नदी कहां पे है? इंडिया और उसके बीच में। इंडिया और मुंबई के बीच में? नहीं, इधर अपना पाकिस्तान। इधर किधर? डोंबिवली की तरफ? अरे किधर है झेलम? एसएससी के तेज तर्रार मेधावी छात्र, वेर इज झेलम? ऐसा लगता है ऐसे भारतीय भूगोल से दूर दूर तक कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। अच्छा, गंगा मालूम है किधर है गंगा? यस सर। इतना मुझे अगर किसी ने हाँ, बता सर। दिया कि गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगर सही आंसर मुझे किसी ने दिया तो आई अप्रिशिएट। गंगा भारत के कितने राज्यों को टच करती है विदाउट गूगल? 4। 4। अभी कोई दूसरा आएगा बोलेगा सर 5, कोई तीसरा आएगा बोलेगा सर 6। भारत 7। गंगा 2510 किलोमीटर में इसका प्रभाव है।
उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख से निकलती है, भागीरथी पे हम उस नाम से जानते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है, अलकनंदा। 6 राज्यों से बेसिकली ये गुजरती है। चलिए इसकी बात हम भूगोल में करेंगे। अभी हम इतिहास पे हैं। इतिहास में इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटे को हम देखेंगे। किसी काम का तो बेटा नहीं था, लेकिन इस बेटे ने अपने से भी बड़े बाप को जन्म दिया। इस कारण से इतिहास के पन्ने इसको याद रखते हैं। नाम था बिंदुसार और इसी का बेटा था सम्राट अशोक। तो संभवतः सम्राट अशोक को मैं अपने जेब में ही याद रखूंगा, क्योंकि अशोक के बारे में बड़ी कहानियां हैं और वहां से आप एग्जामिनेशन के नजरिए से अगर देखें तो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका सम्राट अशोक पे पूरी नजर हमारी रहेगी, लेकिन सेपरेट क्लास में रहेगी। हम बिंदुसार पे खड़े हैं। बिंदुसार में सिर्फ एक बात आपको जानना है, क्या तो इसके दरबार में भी जैसे आपके इसके फादर के दरबार में एक यूनानी इतिहासकार आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया, जिसकी व्याख्या उसने अपनी बुक इंडिका में की है। वैसे ही बिंदुसार का दरबार भी एक बड़े इतिहासकार को याद रखता है, जिसका नाम था डायमेकस। पहली बात तो यही है कि डायमेकस, DIMAKES, डायमेकस विजिटेड, अंडरलाइन कीजिएगा, डायमेकस विजिटेड बिंदुसार कोर्ट। इसने कोई बड़ी बुक तो नहीं लिखा, बट इसका नाम इंपॉर्टेंट है कि डायमेकस कौन किसके दरबार में आया था। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां का था। ये था आपके जिस देश का, वो देश था आपका मिस्र। तो ही वॉज, ये भी यूनानी ही था, बट यूनान में कौन से यूरोपियन कंट्री का था, तो मिस्र का था। लिखें डायमेकस विजिटेड बिंदुसार कोर्ट और ब्रैकेट में लिखिएगा मिस्र पिलग्रिम्स। मिस्र पिलग्रिम्स। और दूसरी बात, सन का नाम लिखिए, नाम अशोक। सन का नाम लिखिए, नाम अशोक। लिखा आपने? Yes, sir. यस। अशोक के बारे में मैं बताऊंगा, अगर सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का बेटा था। अशोक बहुत ही ज्यादा खूंखार किस्म का शासक था। खूंखार इस कड़ी में था कि जितने भी आजू बाजू के छोटे मोटे राज्य थे, महाजनपद थे, उन सबको वो जीतने की कोशिश करता था। उस कड़ी में अशोक को उसके फादर बिंदुसार ने अपने मरने से पहले एक जगह का गवर्नर बनाया था। वो जगह थी आपकी अवंती। तो अवंती का गवर्नर बनाया गया किसको? अशोक को। अच्छा काम किया आपके अशोक ने। तो अशोक के फादर बिंदुसार के जाने के बाद 273 में अशोक का राज्याभिषेक किया गया कि साहब बिंदुसार चले गए हैं, तो इसकी जगह कौन राजा बनेगा। तो अशोक का नाम निकल के सामने आया। हालांकि उसके बहुत सारे भाई थे। अशोक का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन अशोक ने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। राज तिलक उसका सिर्फ किया गया था, राज्याभिषेक नहीं हुआ था। राज तिलक किया गया कि यही हमारे क्या है, तो भाई हैं। 273 BC में यह काम हुआ था। 4 साल अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या में लगा दी। देयर वेयर 99 ब्रदर्स, जिस कजन बाप बोले, ब्रदर बोले, तो 99 ऐसे भाई थे आपके अशोक के, जिसको मारने में अशोक ने 4 साल का वक्त लगाया और 269 BC में अपने आप को राजा घोषित किया। फिर से बोल रहा हूं, दोनों ईयर पे ध्यान दीजिए। 273 में उसका राज तिलक हुआ था, लेकिन जो राजाभिषेक है, जो अपने आप को राजा घोषित करने वाली बातें हैं, वो 269 में हुआ। 4 साल किया क्या उसने, तो 4 साल उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की।
हत्या करने के बाद अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया। प्रतापी शासक, एक्सटेंशन उसका रीजन, तो एक्सटेंशन के करीब में उसने उड़ीसा एक जगह है ना, मतलब आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो उड़ीसा, भुवनेश्वर उसकी कैपिटल है। तो वहां पे जो महाजनपद करी चल रहा था उस समय उसका नाम था कलिंग। अभी भी कलिंग यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आपकी उड़ीसा में है। तो वहां पे कलिंग पे उसने अटैक कर दिया। ये अटैक अशोक ने 261 बीसी में किया था। तो अभी तक आपने 5 ईयर को मौर्य डायनेस्टी में जाना है। पहला ईयर आपने जाना है 323 ईसा पूर्व, मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात आपने जाना 305 सेल्यूकस निकोटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध। तीसरा आपने जाना कौन सा, तो 273 में आपके अशोक का राज तिलक। और चौथा आपने जाना 269 जिसमें अशोक को राजा बनाया गया, या फिर उसने क्राउन को एक्सेप्ट किया, राजा बनने को एक्सेप्ट किया। और पांचवा ईयर मैंने एक और बताया था 326 जहां पे सिकंदर और पोरस का द वॉर ऑफ हाइडेस्पस, झेलम विस्तृतता का युद्ध हुआ था। तो पांचवा ईयर आपको याद रखना है। और छठा ईयर मैं भी बता रहा हूं 261 का, जिसमें अशोक का कलिंग पे चढ़ाई हुआ और कलिंग की भयानक युद्ध हुई थी। जब अशोक कलिंग के उस मैदान में गया तो लाखों लोग मरे हुए थे। कई लोग परिजन थे, रोते रहे, बिलखते रहे। तो उनको देख के अशोक का जो मन था वो थोड़ा सा सीज गया, बहुत ज्यादा दुखी हुआ उसने। और उसी दिन उसने धम्म शोक की स्थापना की। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि अशोक ने धम्म शोक का मतलब होता है धर्म का मार्ग, धम्म शोक की एस्टैब्लिशमेंट कब की, तो आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा इन द ईयर 261 बीसी। तो यहां पे आपकी युद्ध हो गई। धम्म शोक का उसने क्या कर दिया, तो मार्ग प्रशस्त कर दिया। बौद्ध धर्म अपने कह सकते हैं क्लाइमेक्स एपेक्स पे इसी के रीजन में पहुंचा था। इसने तो अपनी बेटी संघमित्रा तक को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तक लगा दिया था। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक की बेटी का नाम क्या था। तो अशोक की बेटी का नाम इस कड़ी में इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अशोक ने अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी कंट्री भेजा था, तो उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चाहे वो पाकिस्तान, क्योंकि अभी नया पाकिस्तान है, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो आपके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ किए, तो उसने म्यांमार किया, उसने बांग्लादेश किया, उसने श्रीलंका किया, उसने पाकिस्तान किया, उसने अफगानिस्तान किया, उसने ईरान किया, उसने यूनान किया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को सबसे क्लाइमेक्स पे ले जाने वाला यही व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी संघमित्रा तक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेज दिया था। और अशोक के बेटे का नाम वही है जो आपके सामने खड़ा है, उसके बेटे का नाम था कुणाल। किसी भी कारण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बड़े राजा का बेटा भी इतिहास के पन्ने में इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के बेटे का नाम था कुणाल। इसको आप याद रखें कि सर ने अपने नाम से रिलेट किया था, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज किसी भी कड़ी में कुणाल नाम का शख्स अशोक के बेटे के अलावा कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक की युद्ध हो गई। अशोक की बेटी का नाम मैंने आपको बता दिया, बेटे का नाम मैंने आपको बता दिया। बौद्ध धर्म का एक्सटेंशन ये किया था। देखिए इसके जो पूर्वज थे वो कौन से धर्म को मान रहे थे, हाँ इसके जो पूर्वज थे, जो आपको बताया मैंने, श्रवण बेलगोला पर भद्रबाहु ले गया, चंद्रगिरी पर्वत पर लेके उसको 9-2-11 कर दिया, वो मान रहा था जैन धर्म को, लेकिन अशोक मान रहा है बौद्ध धर्म को। और धम्म शोक का मतलब है मार्ग प्रशस्त करना धर्मों का। तो ये 261 ईसा पूर्व के कलिंग के युद्ध के बाद आपके अशोक साहब ने किया है। अशोक का नाम अशोक के जिस अभिलेख पे मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के अलग अलग पत्थर थे, मतलब अशोक ने अपनी कृति को क्या किया था, तो इनक्रिप्ट करवा दिया था। इनक्रिप्शन का मतलब खुदवा दिया था। पत्थर आप अगर रॉक देखेंगे, अभी भी आप अगर कहीं जाएंगे सांची के स्तूप पे, है ना, या फिर बहुत सारे स्तूप है उसके, सांची का है या पाटलिपुत्रा का स्तूप है, स्तूप या पत्थर, तो उसमें देखेंगे इंक्रिप्शन किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो ब्राह्मी या खरोष्टी इंक्रिप्शन में वो इंक्रिप्टेड है। लेकिन अशोक ने अपनी जितनी भी कीर्तिमान है उन सबों को इंक्रिप्शन करवाया था, जिससे हमने कहा कि अशोक का अभिलेख या अशोकाज रॉक,
जिसकी बातें मैंने आपको बताई थी जब हम मौर्य वंश की पढ़ाने की शुरुआत किया था हमने, तो हमने बताया था कि सोर्सेज में इधर हमने 4 बताए थे, चाहे वो पुराण था, चाहे वो विशाखदत्ता का मुद्रा राक्षस था, या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, या फिर मेगास्थनीज का इंडिका था, और इधर हमने लिखा था अशोकाज रॉक एंड द वुडन राजप्रसाद ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही वो अशोकाज रॉक है जहां पे अशोक ने अपनी पूरी कीर्तिमान को इनक्रिप्टेड करवाया था। जिस लिपि में करवाया था वो लिपि मैंने एक बार बोल दिया है, फिर से बोल रहा हूं, वो लिपि, वो जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी इंक्रिप्शन भी हम कहते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, आप लिखेंगे भी, लिखें अशोका, लिखें अशोका। अशोका में पहली बात, टूक ओवर किंगडमशिप कब? क्राउन हिमसेल्फ कब? 269 BC। इस बीच में क्या किया तो वो मैंने आपको एक कहानी के रूप में बताया, 99 ब्रदर्स को उसने मारा था, तो वो भी लिख सकते हैं आप। Earlier he was गवर्नर ऑफ कहां का? अवंती, गवर्नर ऑफ अवंती। उसके बाद उसके अलग नाम थे, जिस नाम में उसको हमने क्या बोलते थे? नोन एज प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या फिर देवनम प्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 नाम हैं कि किस शासक को हम प्रियदर्शी, प्रिय DASSI लिखा हुआ है, और देवनम प्रिय, देवता के समान प्रिय। ये देवता के समान प्रिय आपके अशोक हैं, प्रियदर्शी भी आपके अशोक हैं। ये 2 अलग अलग नाम से हम अशोका को जानते हैं। वो अवंती के पहले क्या थे? गवर्नर थे। अपने आप को उन्होंने राजा 269 BC में घोषित किया, हालांकि उनके पास सत्ता जो है 273 में ही आ चुकी थी। वाइफ का नाम लिखिए महादेवी, सन का नाम लिखिए कुणाल, डॉटर लिखिए संघ मित्रा। इतनी बात लिखें। फॉलोअर किसका? कौन सा धर्म? बुद्धिज्म। शैव ना? बुद्धिज्म। जैन धर्म को मानता था कि विष्णु धर्म को कि शैव धर्म को? जैन। अरे दादा, जैन कैसे? कितनी बार मैंने बोला कि जैन धर्म को इसके पूर्वज मानते थे। इसने अपनी बेटी तक को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका तक भेजा था। तो कौन से धर्म को मानेगा? बुद्धिज्म। बौद्ध रिलीजन, बिल्कुल क्लियर। वहां पर लिखा था मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में कि फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, क्योंकि भद्रबाहु ये जैन के थे, फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे लिखे हैं वॉर ऑफ कलिंगा कब?
261 BC and introduced, क्या इंट्रोड्यूस किया? अरे क्या इंट्रोड्यूस किया था? कोरोना वायरस, धम्म शोक, धम्म मतलब धर्म, और देखिए उसके नाम भी लिखे हुए हैं इसमें, धम्म शोक। आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा ही इंट्रोड्यूस धम्म शोक, धर्म का मार्ग प्रशस्त हो। कौन से धर्म का? तो बौद्ध धर्म है। और इस बौद्ध धर्म के लिए किसको भेजा? तो संघमित्रा को भेजा। प्रियदर्शी या देवमन प्रिय उसका नाम था। 273 में उसको राजा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? नीचे वाला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ क्या बात करते हो? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे, लिख लिया? हाँ सर। तो ये है आपके सम्राट अशोक। बड़ी बातें इनके साथ सिर्फ धम्मशोक वाली हैं, प्रियदर्शी वाली हैं, 261 वाली हैं, 269 वाली हैं, 273 वाली हैं, संघमित्रा वाली, कुणाल, ये सब अशोक की बड़ी बातें हैं। और अंत में आपको क्या जानना है? तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था, थे तो बहुत सारे शासक, बट द लास्ट रूलर ना, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी was BH बृहदत्त। The last ruler of Maurya dynasty was बृहदत्त। देखें, last ruler of Maurya dynasty was बृहदत्त। Assassinated by कोई तो हत्या किया होगा ना, तब तो मौर्य वंश समाप्त हुआ। तो हत्या किसने किया? तो इसी के सेनापति ने इसका हत्या कर दिया। Assassinated by पुष्य मित्र शुंग। आखिरी बात लिखा है आज के क्लास के लिए, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहदत्त, वाज assassinated by पुष्यमित्र शुंग। इसी का गवर्नर था, इसी का सेनापति था। साफ कर दिया इसको, पुष्यमित्र शुंग। और यही वो शुंग है जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि मौर्य वंश के जाने के बाद कुछ छोटे छोटे वंश आए थे। जैसे मौर्य वंश से पहले छोटे मोटे वंश आए थे 3, वैसे ही मौर्य के जाने के बाद कुछ छोटे छोटे वंश आए। शुंग वंश हो गया, कलिंग वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, है ना, या फिर सातवाहन वंश हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे वंशों की बात हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ देखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास फोकस क्लास थी वो बेसिकली मौर्य डायनेस्टी पे थी। 2 मिनट में सुने मैंने क्या आपको बताया है। मैंने आपको बताया कि इस मौर्य डायनेस्टी को जानने के लिए जो हमारे पास सोर्स होने चाहिए थे वो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल होने चाहिए था। लिटरेरी में हमारे पास 4 सोर्स थे, चाहे वो पुराण हो, विशाख दत्ता का मुद्रा राक्षस हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, या फिर मेगास्थनीज के इंडिका हो। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो लकड़ी का बना हुआ था वो हो, या फिर अशोक के जो अभिलेख हैं, जो रॉक है, वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद की हत्या करने के बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की एस्टैब्लिशमेंट जो नींव है वो 323 ईसा पूर्व में रखी थी।
रखने के बाद उसकी जो युद्ध हुई थी वो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ हुई, जो जिसमें सेल्यूकस निकेटर हारा। और सेल्यूकस निकेटर ये वही है जो सिकंदर का क्या था, तो सेनापति था। सिकंदर के मरने के बाद इसी ने उसकी जो राजगद्दी थी वो संभाली थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी हेलेना के साथ शादी की, 500 हाथी उससे लिए, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार, हेरात जैसे बड़े क्षेत्र लिए। और यूनानी का एक इतिहासकार था मेगास्थनीज, जिसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने की बातें उसने अपनी बड़ी बुक इंडिका में की, वो भी आपके इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद हमने क्या बताया, तो चंद्रगुप्त मौर्य में हमने कुछ और भी बात बताई थी, भूल रहा हूं मैं शायद, क्या बताया था, और एक दो क्या बताया था, कुछ और भी लिखा है मैंने। अकॉर्डिंग टू बौद्ध एंड जैन लिटरेचर। हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो था वो जैन रिलीजन का जैन रिलीजन को मानने वाला था। और जैन रिलीजन से पहले भी मैंने बताया था कि विशाखदत्ता की जो मुद्रा राक्षस है या पुराण है उसमें इसको शूद्र कहा गया था, लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म में है उसमें इसे क्षत्रिय कहा गया था। तो आखिरी के समय ये जैन धर्म को मान रहा था। भद्रबाहु ने इसको बोला कि चलो बेटा कर्नाटका, चल दिया। उसके बाद ले गया उस पर्वत पे, चंद्रगिरी पर्वत पे, वहां पे समाधि इसको लगाया। समाधि लगाने के बाद ये साहब जो है वो सीधा महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य की जो वंश थी वो बिंदुसार के हवाले आ गई। बिंदुसार के दरबार में सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट थी कि ये मिस्र का एक राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में आया। और बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक, जिस अशोक ने बिंदुसार के जाने के बाद 273 में राजगद्दी उसको मिली थी, लेकिन 4 साल 99 भाइयों की हत्या कर रहा था। 269 में उसने अपने आप को राजा घोषित किया, राज तिलक उसका हुआ। 261 ईसा पूर्व में उसकी युद्ध हुई, कलिंग पे युद्ध हुई। बड़ी त्रासदी को देखने के बाद अशोक भावुक होकर धम्मघोष, धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसने आह्वान किया और धम्मघोष को इंट्रोड्यूस किया। महादेवी उसके माँ का नाम था, बेटे का नाम कुणाल था, बेटी का नाम आपका संघमित्रा था। और क्या बताया है मैंने, एक दो बातें संभवतः यहाँ तो नहीं है। चलो इतनी बातें हमने बताई हैं। और आखिरी में बताया कि बृहदत्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, assassinated by the next ruler who established the Sung वंश। The name of the founders of Sung dynasty was पुष्यमित्र सुंग, जिसने बृहदत्त को मारा। मौर्य वंश सदा सदा के लिए सो गया था। इतनी बात मौर्य वंश में आपके साथ। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे तो पोस्ट मौर्य डायनेस्टी पे हम अपनी नजर आपके साथ रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जुड़ने से पहले आप ये बिल्कुल थोड़ा सा देख लें कि हमने आपको लिखवाया क्या है। आपके पास अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट हम बैंकिंग क्लास में आधे घंटे के बाद 6 बजे आपके साथ मुखातिब होंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो 6 बजे हम मिलते हैं आपके साथ बैंकिंग क्लास में।